शिक्षण शास्त्र यानी पेडागोजी के अब तक जो हमने एपिसोड अपलोड किए हैं, उन एपिसोड में हमने टीचिंग यानी शिक्षण क्या होता है, उसकी प्रकृति कैसी होती है, शिक्षण के विभिन्न प्रकार कैसे होते हैं, शिक्षण के विभिन्न उद्देश्य क्या हैं, उनके बारे में हमने अब तक कुछ एपिसोड जो हमने अपलोड किए हैं उनमें चर्चा की है। ये जो एपिसोड है ये आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के अंदर सब्जेक्ट के साथ जो 10 क्वेश्चन पेडागोजी आईसीटी के आते हैं उनको कवर करने के लिए ये वीडियो तैयार किया गया है। आज के इस वीडियो से हम लोग शिक्षण अधिगम या शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के अंतर्गत जो जो चीजें सिलेबस में है उनके ऊपर चर्चा करते हुए आज हम शिक्षण प्रतिमानों की शुरुआत कर रहे हैं। शिक्षण प्रतिमान या जो टीचिंग मॉडल्स हैं वो क्या होते हैं, उनका एक्चुअल में क्या काम है, और जो टीचिंग मॉडल आपके सिलेबस में मेंशन है उनके अलावा कुछ और महत्वपूर्ण टीचिंग मॉडल्स हैं, उनके ऊपर भी हम लोग चर्चा अलग अलग वीडियो में आपके साथ करने वाले हैं। ये जो आप मेरे बैकग्राउंड में देख रहे हैं ये अपनी फर्स्ट ग्रेड मनोविज्ञान और आईसीटी पेडागोजी की बुक है और उस बुक के साथ ही हम लोग इस वीडियो को देखने वाले हैं। इससे आपको एक फायदा ये मिलेगा कि जब आप खुद सेल्फ स्टडी करेंगे तो आप जब बुक अपने सामने रखकर पढ़कर वीडियो देखेंगे तो आपको हर एक लाइन को समझने में सहायता होगी। जब हम बात करते हैं टीचिंग मॉडल्स की, हालांकि टीचिंग मेथड और जो शिक्षण की जो विधियां और शिक्षण की जो व्यूह रचनाएं हैं उनको आपके सिलेबस में नहीं डाला गया है, क्योंकि वो अब पिछली बार भी प्रश्न भी नहीं पूछा गया और उन्होंने सिलेबस में इसको मेंशन भी नहीं किया, इसलिए हमने उसको सिलेबस से आपके किताब से हटा दिया। और वो जो टीचिंग मेथड है उनके बजाय अब पूरा का पूरा जो फोकस है आप लोगों का वो आ गया टीचिंग मॉडल्स पर। अब टीचिंग मॉडल क्या होते हैं? देखिए, मॉडल का मतलब होता है आदर्श और मॉडल का मतलब होता है एक प्रतिमान, एक स्टैंडर्ड हम बना देते हैं कि एज ए टीचर जब आप क्लास में जाएं तो आप अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएं, किन तरीकों से पढ़ाएं। देखिए, विधियां जो हैं वो निम्न हैं। निम्न क्यों कह रहा हूं मैं? आप अगर रीट लेवल 1 देने जा रहे हैं तो आपको टीचिंग मेथड पढ़ने हैं, लेवल 2 देने जा रहे हैं टीचिंग मेथड पढ़ने हैं, सेकंड ग्रेड का एग्जाम देने जा रहे हैं टीचिंग मेथड पढ़ने हैं, लेकिन फर्स्ट ग्रेड में मेथड नहीं है, मॉडल है। क्योंकि आप 11वीं 12वीं वाले बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं, वो छोटे बच्चे नहीं हैं, वो अब एडल्ट होने वाले हैं और उनका जो चिंतन है उसका स्तर अब बहुत उच्च हो गया है। इसलिए ये जो मेथड है, मॉडल्स जो हैं ये उच्च स्तरीय हो जाते हैं। मेथड थोड़ा लो लेवल हो जाता है, मॉडल्स का थोड़ा लेवल उच्च हो जाता है। लेकिन आप अगर देखें तो मेथड में और मॉडल में आपको कुछ समानताएं भी मिलेंगी, कैसे बच्चों को पढ़ाना है। अल्टीमेटली टीचिंग मॉडल का मतलब है कि हम बच्चों को पढ़ाएं कैसे। उसके लिए क्या होता है कि जो टीचिंग मॉडल होते हैं वो आपको एक रूपरेखा बना के देते हैं, एक आउटलाइन बना के देते हैं। जैसे एक कहानी आती है, उस कहानी की आउटलाइन बनाकर बीच बीच में रिक्त स्थान छोड़ दिए जाते हैं तो बच्चा उन आउटलाइन के माध्यम से अपनी पूरी कहानी बना लेता है। ऐसे ही जब हमारे सामने आउटलाइन आ जाती है तो उस आउटलाइन से हम अपनी क्लास में कैसे हमें पढ़ाना उसकी हमें आवश्यक जानकारियां मिल जाती है। इसमें अलग अलग प्रकार के टीचिंग मॉडल हैं, चाहे वो डेविड ओसोबेल का एडवांस ऑर्गेनाइजर हो, चाहे उसके अंदर ब्रूनर का कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल हो, चाहे उसके अंदर ग्रुप इन्वेस्टिगेशन मॉडल हो, और या फिर उसके अंदर आपके जो कार्ल रोजर्स का जो दिशा विहीन या अनिर्देशित विधि हो, या इसके अलावा भी बहुत सारे मॉडल्स हैं जिनके ऊपर हम चर्चा करेंगे आने वाले वीडियोज में। फिलहाल अगर हम बात करें कि एक टीचिंग मॉडल होता क्या है या एक शिक्षण प्रतिमान हम कहते किसको हैं, तो शिक्षण प्रतिमान जो होता है ये शिक्षण सिद्धांत के लिए परिकल्पना का कार्य करते हैं। इनके आधार पर, मॉडल्स के आधार पर विभिन्न प्रकार के शिक्षण सिद्धांतों का प्रतिपादन किया जाता है। शिक्षण प्रतिमानों को शिक्षा के दर्शन, शासन प्रणाली, सामाजिक मूल्यों और शिक्षा मनोविज्ञान ने प्रभावित किया है। देखिए, हमेशा याद रखिएगा, देश की जो शासन प्रणाली होती है उसका सीधा सीधा प्रभाव शिक्षा पर पड़ता है।
आप याद कीजिए, इसके पूर्व के एपिसोड में हमने शिक्षण को 3 प्रकार के स्तरों में विभाजित किया था। स्मृति स्तर, जो हर्बर्ट की पंचपदी है, स्मृति स्तर का है। बौद्ध स्तर, मॉरिसन, और चिंतन स्तर पर हंट की हमने बात की थी। ये तीनों प्रकार के जो शिक्षण के जो स्तर हैं, इस पर शासन व्यवस्था का प्रभाव पड़ता है। जहां शासन व्यवस्था निरंकुशवादी या कठोर अनुशासन वाली बात होती है, या जहां पे प्रभुत्वशाली व्यवस्था होती है, वहां स्मृति स्तर के शिक्षण को प्रधानता दी जाती है। जहां राजतंत्र की व्यवस्था, लोकतांत्रिक व्यवस्था होती है, जहां जनतंत्र होता है, वहां बौद्ध स्तर को महत्व दिया जाता है। और जहां हस्तक्षेप रहित, यानी किसी प्रकार का किसी कोई बाध्यता नहीं है, पूरी स्वतंत्रता होती है, वहां हंट के चिंतन स्तर को प्राथमिकता दी जाती है। तो जिस प्रकार की शासन व्यवस्था राष्ट्र की होती है, वैसी शासन व्यवस्था कक्षा में अध्यापक की भी होती है। अब एक अध्यापक का अनुशासन अत्यंत कठोर है, वहां सिर्फ छात्रों को प्रश्न पूछने का अवसर नहीं दिया जाए। एक ऐसी शासन व्यवस्था हो जहां प्रश्न पूछने के अवसर दिए जाएं, आपसी वार्तालाप हो, और एक ऐसी शासन व्यवस्था हो जहां छात्र ये निर्धारित करें कि हमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तो ये 3 प्रकार की शासन व्यवस्था का जो कक्षा में शासन व्यवस्था होती है, वो शासन व्यवस्था देश की शासन व्यवस्था पर आधारित होती है। तो इसमें एक तो आपका शिक्षा का दर्शन, हमारी शासन की प्रणाली, हमारे सामाजिक मूल्य, जो सोसाइटल जो वैल्यूज हैं कि भी उसके अंदर शिक्षक और छात्र के मध्य किस प्रकार की आपस में जो हार्दिकता होगी, शिक्षक छात्रों को कितना साथ लेकर चलता है, कितना उनके सपोर्ट में खड़ा होता है। और दूसरा हमारे शिक्षा मनोविज्ञान कि बच्चे किस प्रकार से सीखते हैं। अब जैसे व्याख्यान विधि को कहाँ आजकल काम में लेते हैं, क्योंकि वो मनोवैज्ञानिक विधि है। जब से जॉन ड्यूई ने ये बोला है कि बच्चे सक्रिय होकर सीखते हैं, और उसके बाद में मनोविज्ञान ने आगे जाकर जैसे रचनावाद दिया है, तो आज अधिगम में ये देखा जाता है कि बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं, और शिक्षक की भूमिका एक मार्गदर्शक की, एक सुविधा प्रदान करने वाले की तरह होती है। ब्रूनर कहता है कि जो ज्ञान का ढांचा होता है या जो संरचना होती है, वो बच्चों को खुद बनानी चाहिए। तो शिक्षक की भूमिका को भी मनोविज्ञान ने बदल दिया है। जो पहले शिक्षण विधियां शिक्षक केंद्रित होती थी, आज हमने उनको बाल केंद्रित बना दिया है। तो ये शिक्षा मनोविज्ञान का प्रभाव है, जो शिक्षण विधियों पर भी पड़ा है और शिक्षण के प्रतिमानों पर भी पड़ा है। शिक्षण प्रतिमानों का जो विकास होता है वो अधिगम के सिद्धांतों के आधार पर होता है कि बच्चे कैसे सीखते हैं। स्किनर जब संप्रत्यय निर्माण की बात करता है, तो स्किनर जो आपका ब्रूनर है, वो संप्रत्यय निर्माण के अंदर संप्रत्यय संप्राप्ति मॉडल या कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल को अलग अलग चरणों में बताता है कि किस प्रकार बच्चे के सामने जानकारी प्रस्तुत की जाए कि वो अपने संप्रत्यय बना सकें। एडवांस ऑर्गेनाइजर के अंदर डेविड ओशुबेल कहते हैं कि अगर ज्ञान की संरचना अगर बच्चे की अच्छी करनी है, तो पहले जो भी आप उसको पढ़ाने जा रहे हो उसकी मूलभूत चीजें बच्चे के सामने पहले बता दो। पहले मोटी छोटी छोटी चीजें पहले बता दो और बाद में उसको विस्तार से बताओ, तो बच्चा अपनी संज्ञानात्मक संरचना में बहुत अच्छी वृद्धि कर सकता है। आगे जब पढ़ेंगे तब एक एक बिंदु क्लियर हो जाएगा, लेकिन जस्ट एक ओवरव्यू दे रहा हूं आपको कि ऐसे ऐसे मॉडल्स इसके अंदर हम पढ़ते हैं। जॉयस एक पुराना नाम, बहुत जाना पहचाना नाम है टीचिंग मॉडल्स के अंदर। जॉयस के अनुसार शिक्षण प्रतिमान जो होते हैं, जो टीचिंग मॉडल्स होते हैं, वो अनुदेशन की रूपरेखा माने जाते हैं। अनुदेशन का मतलब होता है इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन का मतलब होता है कि हम बच्चे के सामने जो अध्ययन सामग्री प्रस्तुत करने जा रहे हैं वो कैसे करें, उसका प्रस्तुतिकरण किस प्रकार से किया जाए, जानकारी को व्यवस्थित कैसे करें। तो जो शिक्षण प्रतिमान होते हैं ये अनुदेशन की रूपरेखा होते हैं, या आप कह सकते हैं कि ये जो हमारा इंस्ट्रक्शन होता है उसकी आउटलाइन होते हैं। जैसे अभी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, जैसे कहानी की आउटलाइन बना दी जाती है तो बच्चे उसके आधार पर आराम से कहानी बना सकते हैं। तो ऐसे ही अनुदेशन की रूपरेखा के तौर पर शिक्षण प्रतिमान काम करते हैं। इसके अंतर्गत विशिष्ट उद्देश्य प्राप्ति के लिए विशिष्ट परिस्थिति का उल्लेख किया जाता है। याद रखना, टीचिंग मेथड जो होते हैं उनके जो उद्देश्य होते हैं उनमें और टीचिंग मॉडल के उद्देश्यों में अंतर होता है। टीचिंग मॉडल के जो उद्देश्य होते हैं वो विशिष्ट होते हैं, और विशिष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति करने के लिए विशिष्ट प्रकार का कक्षा का माहौल तैयार करना ये टीचिंग मॉडल का मेन काम होता है। जैसे
संप्रति लब्धि प्रतिमान जो ब्रूनर ने दिया था, वो प्रतिमान कहता है कि अगर हमें बच्चे के संप्रतियों का निर्माण करना है तो बच्चे के सामने हमें उदाहरण और गैर उदाहरण दोनों प्रस्तुत करने हैं। जैसे अगर आप बच्चे को फलों के बारे में बता रहे हो तो फलों के बारे में जैसे एप्पल आपने प्रस्तुत किया तो वो तो फलों का एक उदाहरण होगा, लेकिन अगर आपने वहां पे टमाटर का या किसी अन्य सब्जी का उदाहरण प्रस्तुत किया तो वो गैर उदाहरण होगा। एग्जाम्पलर एंड नॉन एग्जाम्पलर जब ये दोनों बच्चे के सामने प्रस्तुत करते हैं तो बच्चा सामान्यीकरण यानी समानता और विभेदन अंतर के आधार पर कंसेप्ट बनाता है। तो ये एक विशेष माहौल बनाने के लिए शिक्षण प्रतिमानों का इस्तेमाल किया जाता है कि अगर हमें ये चीज बच्चे को समझानी है तो इस चीज को इस प्रकार से और इन विशेषताओं या इन परिस्थितियों के माध्यम से बच्चे को हमें सिखाना है। तो ये विशिष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति करने के लिए विशिष्ट परिस्थिति का उल्लेख करना ये टीचिंग मॉडल है, जिसमें शिक्षक और छात्र के बीच में अंतःक्रिया इस प्रकार की हो कि उनके व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन लाया जा सके। ये तो आप और हम सब जानते हैं कि मनोविज्ञान का और शिक्षा मनोविज्ञान का एक साझा उद्देश्य है व्यवहार में परिवर्तन। और आजकल व्यवहार शब्द बड़ा हो गया तो व्यवहार में परिवर्तन की बात करते हैं, तब बच्चे के ज्ञान में परिवर्तन, मूल्यों में परिवर्तन, विश्वास में परिवर्तन, चिंतन में परिवर्तन, समस्या समाधान में परिवर्तन, संज्ञानात्मक क्षमताओं में परिवर्तन। क्योंकि व्यवहार शब्द में तो सब आ गया, चाहे वो प्रत्यक्ष हो, अप्रत्यक्ष हो, चेतन हो, अचेतन हो, एवरीथिंग इज अंडर द अम्ब्रेला टर्म बिहेवियर। ये जो बिहेवियर अब ये अम्ब्रेला टर्म हो गया, बड़ा शब्द हो गया जिसके अंदर सब शामिल हो गया। तो व्यवहार में परिवर्तन ही तो मुख्य उद्देश्य, चाहे वो शिक्षा हो चाहे मनोविज्ञान हो। तो शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य भी व्यवहार में परिवर्तन करना है, तो यहां भी उद्देश्य व्यवहार में परिवर्तन करना है। शिक्षण प्रतिमान और शिक्षण व्यूह रचना, ये जो वर्ड है व्यूह रचना, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं स्ट्रेटजी। स्ट्रेटजी क्या होती है? हालांकि पिछली बार जब हमने जो फर्स्ट ग्रेड की पेडागोजी की बुक थी उसमें हमने स्ट्रेटजीज को शामिल किया था। इस बार हमने उनको हटा दिया क्योंकि ना तो वो स्ट्रेटजी पर क्वेश्चन पूछ रहे हैं और ना ही इस बार उन्होंने सिलेबस में उसे मेंशन किया है, तो इसलिए हम इनको हटा दिया। लेकिन फिर भी आपकी सुविधा के लिए बता दूं कि जो शिक्षण की जो विधियां हैं और शिक्षण की जो व्यूह रचनाएं हैं उनमें थोड़ा सा अंतर है। व्यूह रचना जो होती है वो एक प्रकार की कूटनीति या एक प्रकार की रणनीति होती है कि जब कक्षा में शिक्षक पढ़ा रहा हो तो बच्चों की सक्रियता को बढ़ाने के लिए, बच्चों को इंगेज करने के लिए, बच्चों की रुचि को बढ़ाने के लिए, बच्चों को अभिप्रेरित करने के लिए, बच्चों का ध्यान एकाग्र करने के लिए टीचर कुछ ऐसे तरीके लगाता है जिन तरीकों से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की जो प्रभावशालीता है, जो इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग लर्निंग है, उसको बढ़ाया जा सके, इंक्रीज किया जा सके। वो जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए टीचर कुछ ऐसे तरीके लगाता है, उनको हम टीचिंग स्ट्रेटजीज कहते हैं। जैसे व्याख्यान है, लेक्चर मेथड हम पढ़ते हैं ना, तो लेक्चर क्या है? एक व्याख्यान है, एक विधि है। अगर आप अपने 35 मिनट तक आप अगर सिर्फ व्याख्यान विधि का प्रयोग करते हुए बच्चों को पढ़ा रहे हो, जैसे आपको इतिहास का चैप्टर पढ़ा रहे हो, राजा महाराजाओं के युद्ध और उनकी कहानियां बता रहे हो, और आप 35 मिनट तक नॉन स्टॉप वन वे बोल रहे हो और बच्चे आपको ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं, तो वो व्याख्यान विधि हो जाएगी। क्योंकि पूरी 35 मिनट की जो आपकी पाठ्य योजना है, जो लेसन प्लान है, वो आपने व्याख्यान विधि को ध्यान में रखते हुए तैयार किया है। लेकिन आप थोड़ा सा समझिए, जैसे आज आप मान लीजिए बच्चों को पर्यावरण का कोई चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं, प्रदूषण के बारे में चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं, और प्रदूषण के चैप्टर को पढ़ाते समय जब आप कक्षा की शुरुआत कर रहे हो तो 2 मिनट या 3 मिनट तक आप बच्चों को किसी मुद्दे पर लेक्चर दे रहे हैं, और उसके बाद में आप बच्चों को कुछ प्रैक्टिकल करके प्रदूषण के बारे में बता रहे हो या कुछ मॉडल्स, वीडियो, चार्ट ये सब दिखा रहे हो। तो जब तक पूरे 35 मिनट की प्लानिंग होती है तब तो व्याख्यान एक विधि बन जाती है। लेकिन कक्षा में बच्चों का ध्यान एक केंद्रित करना हो, कक्षा की शुरुआत करनी हो, कक्षा का समापन करना हो, तो जो बीच में 2-4 मिनट के लिए जब हम इस व्याख्यान का प्रयोग करते हैं तब वो एक विधि न रहकर एक व्यूह रचना बन जाती है, उसको हम स्ट्रेटजी कहते हैं।
तो स्ट्रेटजी का जैसे युद्ध में युद्ध लड़ने की जैसे रणनीति होती है ना, स्ट्रेटजी होती है, वैसे ही कक्षा की स्ट्रेटजी होती है कि मेरी कक्षा में मेरे बच्चों को हर चीज समझ में आए, इसके लिए मैं क्या करूं, आप एक कक्षा में 5 प्रकार की विधियों का व्यूह रचना की तरह प्रयोग कर सकते हैं। जैसे आते ही आपने 2-4 सवाल फटाफट दिए और बच्चों से उत्तर लिए और फिर आपने चैप्टर पढ़ाना शुरू कर दिया। अब आप यहाँ पे जो प्रश्नोत्तर है उसको एक विधि की तरह नहीं यूज करके एक व्यूह रचना की तरह यूज कर रहे हो, लेकिन आप पूरे 35 मिनट सिर्फ क्वेश्चन आंसर कर रहे हो तो फिर प्रश्नोत्तरी विधि बन जाएगी। लेकिन 2-4 मिनट के लिए कक्षा के बीच में, कक्षा के प्रारंभ में, कक्षा के अंत में यूज कर रहे हो तो वो एक व्यूह रचना बन जाती है। तो याद रखना, शिक्षण प्रतिमान और शिक्षण व्यूह रचना दोनों का एक ही काम है। अंतर क्या है, दोनों का ही उद्देश्य क्या है, कक्षा का वातावरण तैयार करना। व्यूह रचना का उद्देश्य कक्षा के वातावरण को ऐसा बनाना है जहां अधिगम अधिकतम हो। ऐसे ही शिक्षण प्रतिमानों का उद्देश्य भी यही होता है कि कक्षा का वातावरण ऐसा बनाया जाए कि अधिकतम अधिगम हो। लेकिन एक अंतर क्या है कि शिक्षण व्यूह रचना जो होती है ना, उस व्यूह रचना में कोई मूल्यांकन प्रणाली नहीं होती, उसका मूल्यांकन नहीं किया जाता। लेकिन शिक्षण प्रतिमानों में मूल्यांकन होता है और इसीलिए यह कहा जाता है कि कोई भी शिक्षण व्यूह रचना मूल्यांकन प्रणाली को विकसित नहीं करती है। और इसीलिए शिक्षण प्रतिमान जो होते हैं, टीचिंग जो मॉडल्स होते हैं, उनका दायरा बड़ा होता है व्यूह रचनाओं के मुकाबले। शिक्षण प्रतिमान शिक्षण व्यूह रचनाओं की अपेक्षा ज्यादा व्यापक होते हैं या इनका जो स्कोप है वो ज्यादा वाइड होता है। शिक्षण प्रतिमान, जब कोई भी शिक्षण प्रतिमान बनता है या किसी भी शिक्षण प्रतिमान का जब निर्माण किया जाता है तब मोटे तौर पर उसके 7 भाग होते हैं। अगर आप पुरानी किताबें पढ़ेंगे तो उसमें आपको इसके 4 भाग मिल सकते हैं। वो 4 भाग कौन से मिलते हैं मैं बता देता हूं आपको। पहला भाग तो आपको मिलेगा उद्देश्य या केंद्र, दूसरा भाग आपको मिलेगा संरचना जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तीसरा इसका होता है सामाजिक प्रणाली सोशल सिस्टम, और चौथा इसका होता है सहायक प्रणाली सपोर्ट सिस्टम। ये 4 भाग ही आपको पुरानी किताबों में मिलेंगे। पुरानी किताबों का मतलब जैसे आपके पास आपने जब बीएड की थी उस समय जो आपकी किताबें चलती थी या आपकी एमएड के समय जो किताबें चलती थी उसमें। लेकिन समय के साथ इसके अंदर नए सोपान जुड़ते गए और आज किसी भी टीचिंग मॉडल में हम 7 प्रकार के स्टेप का या इसके 7 भागों की हम लोग चर्चा करेंगे। तो आगे जाकर जो भी आपके जो टीचिंग मॉडल्स हैं उनको हम 7 भागों में पढ़ेंगे, चाहे वो डेविड ओसुबेल का एडवांस ऑर्गेनाइजर हो, चाहे स्वाब का कोई सिद्धांत हो और चाहे ब्रूनर का कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल हो, हम इनको 7 भागों में पढ़ेंगे। ये कौन कौन से 7 भाग होते हैं एक एक करके हम इस वीडियो में चर्चा करते हैं। सबसे पहला होता है फोकस। फोकस का मतलब आप जानते ही हैं, जैसे आजकल तो मीम ऐसे चलती है, इधर फोकस करो। फोकस का मतलब है जो आपके नजर में है, जिस पर आपकी दृष्टि है, जो आपका केंद्र बिंदु है। जब हम किसी भी कक्षा को पढ़ाने के लिए किसी टीचिंग मॉडल का इस्तेमाल करते हैं तब सबसे पहले हमारी दृष्टि जाती है कि हम ये कर क्यों रहे हैं। इस क्यों का जवाब जो होता है ये आपका उद्देश्य देता है। जैसे जब हम अभी प्रेरणा का चैप्टर मनोविज्ञान में पढ़ते हैं तब एक क्रेच एंड क्रेचफील्ड की एक बहुत फेमस परिभाषा है कि अभिप्रेरणा क्यों का प्रश्न है कि हम कोई कार्य क्यों करते हैं। तो उसी प्रकार से टीचिंग मॉडल में हम ये देखते हैं कि हम ये क्यों, जब हम डेविड ओसुबेल के एडवांस ऑर्गेनाइजर की बात कर रहे हैं तो हम ऐसा क्यों करते हैं, इससे हमें क्या मिलने वाला है। तो ये आपके उद्देश्यों को निर्धारित करता है। तो उद्देश्य या जो फोकस होता है ये वो बिंदु होता है जिसके लिए प्रतिमान विकसित किया जाता है। शिक्षण के लक्ष्य और उद्देश्य ही शिक्षण के प्रतिमान या केंद्र बिंदु या फोकस को निर्धारित करते हैं। याद रखना, शिक्षा के उद्देश्य बड़े होते हैं, शिक्षण के उद्देश्य छोटे होते हैं। शिक्षा का उद्देश्य क्या है? आपको एक सभ्य नागरिक बनाना और एक अच्छा नागरिक बनाकर समाज को वापस लौटाना। लेकिन उसके अंदर जब हम अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ देते हैं तो मैथ्स का उद्देश्य अलग हो जाता है, साइंस का उद्देश्य अलग हो जाता है, संस्कृत या हिंदी अंग्रेजी का उद्देश्य अलग हो जाता है। तो शिक्षण के उद्देश्य
उद्देश्य तो 35 मिनट के उद्देश्य होते हैं, और शिक्षा के उद्देश्य आपकी पूरी एजुकेशन प्रणाली के उद्देश्य कि आप जब स्कूल में इनपुट किया और जब आप यूनिवर्सिटी से आउटपुट होगा तब आपके अंदर कितना परिवर्तन आ जाएगा। यहां हम बात कर रहे हैं शिक्षण के लक्ष्य और उद्देश्यों की प्राप्ति करने के लिए इस पर फोकस किया जाता है। तो जैसे अगर डेविड ओसुबेल का अगर हम एडवांस ऑर्गेनाइजर की बात करें तो उसका फोकस क्या होगा कि विद्यार्थियों की जो संज्ञानात्मक संरचना जो होती है, जो कॉग्निटिव स्ट्रक्चर होता है, उसमें वृद्धि करना। डेविड ओसुबेल का ये हो जाएगा। अगर ब्रूनर का कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल है तो उसका उद्देश्य क्या हो जाएगा, विद्यार्थियों के जो संप्रत्यय हैं और उनकी जो आगमनात्मक तर्कना है उसका विकास करना। हिल्दा तबा का जो आगमन मॉडल है उसका उद्देश्य क्या हो जाएगा, विद्यार्थियों की आगमन तर्कना का विकास करना। तो अलग अलग टीचिंग मॉडल के अलग अलग उद्देश्य हैं। जैसे आपका अगर विलियम गॉर्डन का साइनेक्टिक मॉडल है तो बच्चों की सृजनात्मक क्षमताओं का विकास करना। अगर ब्लूम का मास्टरी अधिगम है तो उसका उद्देश्य हो जाएगा कि विद्यार्थियों की जो अध्ययन सामग्री है उसमें उनकी निपुणता या उनकी मास्टरी को सुनिश्चित करना। तो हर शिक्षण मॉडल के अलग अलग उद्देश्य होते हैं। कोई आगमन तर्कना की बात करेगा, कोई विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक संरचना की बात करेगा, कोई संप्रत्यय विकास की बात करेगा। चाहे वो अगर वैज्ञानिक परीक्षा प्रतिमान है, साइंटिफिक इंक्वायरी मॉडल है, तो वो बच्चों का वैज्ञानिक दृष्टिकोण, वैज्ञानिक चिंतन को बढ़ावा देने की बात करेगा। तो सबके अलग अलग होते हैं। तो किसी भी टीचिंग मॉडल का जो उद्देश्य होता है वो उसके जो शिक्षण के उद्देश्य उनको बताने के लिए होता है। दूसरा है, सबसे इंपॉर्टेंट होता है उसकी संरचना, कि कोई, चलो आपने ये टारगेट कर लिया कि आज मेरे को बच्चों को ये चीजें बतानी है, लेकिन मैं बताऊंगा कैसे, मैं मेरी क्लास को कैसे टुकड़ों में तोड़ूंगा, कैसे मैं कौन सा काम करूंगा। तो जैसे कोई भी फैक्ट्री में जब कोई प्रोडक्ट बनता है तो उसकी जो ऑपरेशन जो होते हैं ना मेन, कि यहाँ से इनपुट आएगा, ये ऐसे काम करेगा, ये मशीन यहाँ लगेगी, ये यहाँ लगेगी, ये यहाँ लगेगी, ये संरचना वाला पार्ट होता है। ये स्ट्रक्चर तैयार करता है पूरी कक्षा का। तो जो सिंटैक्स या जो संरचना है ये सबसे महत्वपूर्ण होता है। इसके अंतर्गत शिक्षण की क्रियाओं और युक्तियों की व्यवस्था का क्रम निर्धारित किया जाता है। पहले ये होगा, बाद में ये होगा। अब जैसे डेविड ओसुबेल है, उसके सिंटैक्स के जो अलग अलग चरण हैं, जैसे पहले चरण में ये होगा, दूसरे चरण में ये होगा। अब जैसे शिक्षक है वो बच्चों के सामने जो बेसिक जरूरी संप्रत्यय है वो समझाएगा, लेकिन विस्तृत जानकारी बाद में प्रस्तुत करेगा। जो आपका ब्रूनर का कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल है उसके अंदर जो शिक्षक है वो उदाहरण, गैर उदाहरण प्रस्तुत करेगा, फिर बच्चे अपने संप्रत्यय विकसित करेंगे। कहने का मतलब मेरा क्या, हालांकि हम एक की चर्चा करेंगे, लेकिन एक बता रहा हूं आपको कि सिंटैक्स पर सबसे ज्यादा सवाल आए हैं और इसीलिए आपको इस पर बहुत गौर करना है। आगे जब हम एक एक मॉडल पढ़ेंगे ना, एक एक मॉडल लेंगे, एक वीडियो में एक मॉडल, तो एक एक मॉडल पर आपको बहुत अच्छे से फोकस करना है। छात्रों और शिक्षक के बीच में जो अंतःक्रिया होती है वो किस प्रकार से होगी, उसकी जो डिजाइन है, उसका जो प्रारूप है कि कैसे शिक्षक और छात्र के बीच में अंतःक्रिया होगी, उसके डिजाइन को क्रम से व्यवस्थित करने में सिंटैक्स काम आता है। अच्छा, इसमें क्वेश्चन कैसा बन जाता है, जैसे ये बन गया कि शिक्षण प्रतिमान का वह कौन सा सोपान होता है जो शिक्षक और छात्र के मध्य होने वाली अंतःक्रिया के प्रारूप को निर्धारित करता है, या शिक्षण अधिगम की जो क्रियाएं जो एक्शंस हैं उनके क्रम को निर्धारित करता है, तो वो होता है सिंटैक्स, जो सबसे महत्वपूर्ण चरण होता है। तीसरा चरण है सोशल सिस्टम या सामाजिक प्रणाली। देखिए, जब हम कक्षा में पढ़ाते हैं तब तीन प्रकार की शासन प्रणाली होती है। हम छात्र को कितने अवसर दे रहे हैं। एक होता है कि जैसे व्याख्यान विधि है जो शिक्षक केंद्रित है, शिक्षक ही सब कुछ डिसाइड करता है, बच्चों की भूमिका गौण होती है। लेकिन एक हंट का चिंतन स्तर या लासाज फेर स्थिति होती है जहां पे शिक्षक की भूमिका मित्र की तरह होती है, बच्चे सब कुछ डिसाइड करते हैं। तो हर शिक्षण प्रतिमान की एक सामाजिक संरचना होती है या एक सोशल सिस्टम होता है कि शिक्षक और छात्र के बीच में अंतःक्रिया किस लेवल तक होगी, शिक्षक और छात्र के बीच में वार्तालाप किस लेवल तक होंगी, कितनी छूट बच्चों को मिलती है। शिक्षण के सामाजिक प्रक्रिया होने के कारण शिक्षक और छात्रों की क्रियाओं तथा उनके आपसी संबंधों का निर्धारण इस सोपान में किया जाता है।
तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि शिक्षण प्रतिमान का वह कौन सा सोपान होता है जिसमें शिक्षक और छात्रों के मध्य होने वाली अंतःक्रिया का निर्धारण किया जाता है, तो वो सामाजिक प्रणाली है। अभिप्रेरणा देने की प्रविधियों पर भी विचार किया जाता है। छात्रों के व्यवहार का नियंत्रण और उनमें अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन लाना सामाजिक प्रणाली पर भी आधारित होता है। आप बच्चों को कितना बोलने के अवसर दे रहे हो, आप ही सब कुछ कर रहे हो या बच्चा सब कुछ कर रहा है। जैसे अगर हम ब्रूनर का कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल देखें तो कक्षा का कैसे कौन से उदाहरण देने हैं ये सब कुछ टीचर पहले से तैयार करके लाता है, तो कक्षा का स्ट्रक्चर पहले से निर्धारित हो जाता है। जैसे आगे जाकर हम लोग पढ़ेंगे कोऑपरेटिव लर्निंग, सहकारी अधिगम। अब सहकारी अधिगम में क्या होता है कि जैसे बच्चों को हमने दे दिया कि भाई आप जानो, जैसे कोऑपरेटिव स्क्रिप्टिंग होती है, कोऑपरेटिव स्क्रिप्टिंग में बच्चा ही डिसाइड करता है कि हमें क्या करना है। तो ऐसी स्थिति में सामाजिक प्रणाली ये बताती है कि शिक्षक और छात्र के बीच में किस प्रकार की अंतःक्रिया हो रही है। चौथा आ जाता है प्रतिक्रिया के सिद्धांत या प्रिंसिपल्स ऑफ रिएक्शंस। प्रिंसिपल ऑफ रिएक्शंस क्या कहते हैं कि शिक्षक और विद्यार्थियों के बीच में अंतःक्रिया की प्रकृति कैसी है, हमें यह बताता है कि शिक्षार्थी को कैसे देखें और शिक्षार्थी जो करता है उस पर प्रतिक्रिया कैसे दें। शिक्षक छात्रों को उत्तेजनाएं प्रदान करके और उन्हें उनके साथ तालमेल बैठाकर उनके व्यवहार को आकार देता है, जिसके परिणाम स्वरूप छात्र जो करते हैं उस पर उचित प्रतिक्रियाएं मिलती है। प्रतिक्रिया के सिद्धांत का मतलब है कि जब हम बच्चों के सामने कोई भी चीज प्रस्तुत कर रहे हैं तो बच्चों की क्या रिएक्शन आती है, किस प्रकार की रिएक्शन बच्चे करते हैं। तो सामाजिक प्रणाली तो आपसे संबंधों को बताती है कि आप बच्चों को कितनी छूट दे रहे हैं और ये बता रहे हैं कि बच्चों ने प्रतिक्रिया क्या दी। जैसे आपने प्रश्न पूछा, बच्चों ने रिप्लाई में क्या दिया। आपने उदाहरण दिया कि आप जैसे बच्चों को फल बता रहे हो और आपने एप्पल का कार्ड दिखाया, तो बच्चों ने उसको फल में लिया या फल में नहीं लिया, ये बच्चों की प्रतिक्रिया बताती है। तो शिक्षक और शिक्षार्थियों के बीच में अंतःक्रिया की प्रकृति के बारे में बताता है कि शिक्षार्थी को हमें किस प्रकार से देखना है और जो बच्चा करता है उस पर हमें कैसे प्रतिक्रिया देनी है। इसके बाद जो अगला आता है हमारे पास वो है हमारी सहायक प्रणाली। अभी बस ये 2-3 और हैं, इनके ऊपर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। अगली है सहायक प्रणाली। सहायक प्रणाली को हम लोग कहते हैं सपोर्ट सिस्टम। सपोर्ट सिस्टम का मतलब क्या है कि आपने बच्चे की सुविधा के लिए या बच्चे को अवलंबन देने के लिए, सपोर्ट देने के लिए आपने क्या व्यवस्थाएं की है। इस घटक का उपयोग एक प्रकार का मूल्यांकन है, याद रखना। लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक सहायक परिस्थितियों का वर्णन करने के लिए किया जाता है। यह सामान्य मानवीय कौशल, क्षमताओं, तकनीकी सुविधाओं से परे अतिरिक्त उपकरणों का वर्णन करता है, जैसे किताबें, फिल्में, स्व शिक्षण प्रणालियां, यात्रा व्यवस्था आदि। जैसे फॉर एग्जांपल आप पढ़ा रहे हो बच्चों को, जैसे मान लो आप साइंस के चैप्टर में और आप मान लीजिए पढ़ा रहे हो, गति पढ़ा रहे हो। अब गति में आप क्या कर रहे हो, जैसे आपके बगल में हाईवे निकल रहा है। अब हाईवे निकल रहा है, आप बच्चों को हाईवे के किनारे ले गए और आपने कहा अब बच्चों देखो, यातायात के नियम भी देख लो और वाहनों की गति देख लो। एक ट्रक चल रहा है, उसको ओवरटेक कर रही है एक गाड़ी। अब बताओ बच्चों, ये इस गाड़ी इसको ओवरटेक कैसे कर रही है? बोले इसकी स्पीड ज्यादा है ना। 2 बसें बराबर में चलती हुई नजर आ रही हैं आपको, तो बच्चों ये दोनों बराबर में कैसे चल रही हैं? तो बोले इनकी स्पीड बराबर है। यहां मेरे कहने का मतलब क्या है कि आप जब अपने शिक्षण प्रतिमानों का इस्तेमाल करते हैं तो सहायक प्रणाली के रूप में वो अतिरिक्त चीजें जो आप कक्षा में बच्चों के लिए लेके आ रहे हो या बच्चों को कहीं बाहर लेके जा रहे हो, जैसे आप हिस्ट्री के टीचर हो और आप बच्चों को किसी हिस्टोरिकल टूर पर ले गए, या आप जिस इलाके के हैं वहाँ के कोई आसपास कोई दुर्ग हैं, किले हैं, बावड़ियाँ हैं, महल है, आप उनको दिखाने के लिए ले गए, या आप अपनी कक्षा में कोई ऑडियो वीडियो का यूज़ कर रहे हो, किताबें यूज़ कर रहे हो, कोई पांडुलिपियाँ लेके आ गए, कोई ऐतिहासिक दस्तावेज आप बच्चों को दिखा रहे हो, तो ये सब इसके अंतर्गत आ जाते हैं। मॉडल का अनुप्रयोग, एप्लीकेशंस ऑफ द मॉडल,
जो टीचिंग मॉडल आप यूज कर रहे हैं उसका उपयोग क्या होगा, कहाँ कहाँ वो उपयोग आता है, क्योंकि हर मॉडल के अलग अलग उपयोग होते हैं। उन्हीं उद्देश्यों के आधार पर हर मॉडल का निर्माण किया जाता है। आपको आगमन तर्क का विकास करना है, बच्चों के कंसेप्ट का डेवलप करना है, बच्चों के संज्ञानात्मक संरचना को आपको बढ़ावा देना है, बच्चों की खोजी प्रवृत्ति को बढ़ावा देना है, बच्चों के वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देना है। हर टीचिंग मॉडल के अलग अलग उद्देश्य होते हैं और इन्हीं उद्देश्यों के आधार पर उसके उपयोग भी भिन्न भिन्न होते हैं। तो प्रत्येक शिक्षण मॉडल में अनुप्रयोग महत्वपूर्ण है। यह मॉडल के अनुप्रयोग पहलुओं का वर्णन करता है। कुछ मॉडल विशिष्ट उद्देश्यों के लिए विकसित किए जाते हैं और कुछ के व्यापक सामान्य अनुप्रयोग हो सकते हैं। यह शिक्षार्थी को सीखी गई चीजों को अन्य स्थितियों में लागू करने में मदद करता है, या आप ये कह सकते हैं कि यह अधिगम के स्थानांतरण में उपयोग में आता है, कि आपने जो सीखा है आप उसको किसी दूसरी परिस्थिति में, जो अधिगम का स्थानांतरण होता है, उसको आप जो सीखने को आप किसी दूसरी परिस्थिति में कहां काम में ले सकते हैं, उसके बारे में मॉडल का अनुप्रयोग बताता है। और ये जो आखिरी है निर्देशात्मक और पोषणात्मक प्रभाव, ये क्या है? निर्देशात्मक तो होता है इंस्ट्रक्शनल, और पोषणात्मक जो होता है वो होता है नर्चरेंट। तो आप इन दोनों को समझ लीजिए कि ये क्या है। अभी जो आरपीएससी का एग्जाम हुआ था ना, अभी लेटेस्ट जो जुलाई में एग्जाम हुई थी, उसके अंदर भी उन्होंने सवाल पूछा था, वो आया था ब्रूनर के कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल पर, कि ब्रूनर के कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल में ये किस प्रकार का प्रभाव है। तो देखिए, जब एक टीचर किसी भी टीचिंग मॉडल का इस्तेमाल करते हुए जब बच्चों को कक्षा में पढ़ाता है, तो उसका जो प्रभाव होता है, उसका जो परिणाम आता है, वो दो प्रकार का बताते हैं। एक तो होता है इंस्ट्रक्शनल। इंस्ट्रक्शनल का मतलब होता है निर्देशात्मक, या आप इसको दूसरे शब्दों में अनुदेशनात्मक भी कह सकते हैं। यानी आपने बच्चे को ज्ञान दिया और उस ज्ञान के कारण बच्चे के अंदर कुछ परिवर्तन आ गए, या उस ज्ञान के कारण बच्चे ने दो चीजें नई सीख ली। ये होता है डायरेक्ट इफेक्ट। जो अनुदेशनात्मक होता है ये डायरेक्ट इफेक्ट होता है। और दूसरा होता है पोषणात्मक। पोषणात्मक का मतलब होता है इनडायरेक्ट। जैसे आप अभी खाना खा रहे हो, और खाना खा रहे हो तो उस खाना खाने में कुछ विटामिन्स, कुछ प्रोटीन, कुछ कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज ये आपकी बॉडी में गया, और ये बॉडी के अलग अलग अंगों को पोषण प्रदान कर रहा है। आप विटामिन ए कंटिन्यूसली ले रहे हो, आपकी आंखें अच्छी हो रही हैं, आपके बाल अच्छे हो रहे हैं। तो ये जो इफेक्ट हो रहा है ये डायरेक्ट न होकर इनडायरेक्ट होता है। तो जो पोषणात्मक प्रभाव होता है, जो इसको नर्चरेंट इफेक्ट कहते हैं, वो इनडायरेक्टली होता है, या आप ये कह सकते हैं कि उसके साइड इफेक्ट के तौर पर होता है। देखिएगा जरा, मॉडलों के प्रभावों को, विवरण को प्रत्यक्ष या निर्देशात्मक, अभी मैंने बोला, और अप्रत्यक्ष या पोषणात्मक प्रभावों के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। निर्देशात्मक या अनुदेशनात्मक एक ही बात है। वे प्रभाव होते हैं जो शिक्षार्थी को कुछ दिशाओं में निर्देशित करके सीधे प्राप्त किए जाते हैं। जैसे आप ये करो, आप ये करोगे, ऐसा करना है, ऐसा करना है, ये करो, वो करो। समझ गए आप? डायरेक्ट आपने बच्चे को निर्देश दे दिए, इंस्ट्रक्शंस दे दिए, अनुदेशन दे दिए कि ऐसा करना है। जैसे कोई मैकेनिक है, वो एक बच्चे को और कोई स्क्रू ड्राइवर दे रहा है और बोल रहा है कि इसको ऐसे घुमा, ऐसे खोल, ये हो गया। ये है डायरेक्ट। एक होता है कि बच्चा इनडायरेक्टली सीख रहा है, वो कैसा है वो देखना। पोषणात्मक प्रभाव मॉडल द्वारा निर्मित वातावरण के अनुभव से उत्पन्न होते हैं, इनडायरेक्टली उत्पन्न होते हैं। उदाहरण के लिए, एक मॉडल जो शैक्षणिक अनुशासन पर जोर देता है, वह अधिकार के प्रति आज्ञाकारिता पर भी जोर दे सकता है। जैसे अगर हम किसी भी मॉडल में अगर हम ये कह रहे हैं कि हमें बड़ों का सम्मान करना है, इसका सम्मान करो, ये तो डायरेक्ट हो गया। लेकिन उसको सीखकर बच्चा अपने घर पर भी बड़ों का सम्मान करना सीख रहा है, तो वह उसका इनडायरेक्ट प्रभाव है या नर्चरेंट प्रभाव है। तो हमें जैसे कल को कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो हमें यह देखना है कि अगर वो डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन देने से प्रभाव पड़ा है तब तो अनुदेशनात्मक है, और उसके साइड इफेक्ट के रूप में या उस माहौल के कारण अगर उसका प्रभाव पड़ा है तो वो फिर इनडायरेक्ट होगा, या हम उसको पोषणात्मक या नर्चरेंट इफेक्ट कहते हैं। तो इस प्रकार किसी भी टीचिंग मॉडल के 7 अंग हो गए। कौन कौन से, एक बार हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। पहला है सबसे इंपॉर्टेंट, अंगूठे के पर ले रहा हूं, सबसे इंपॉर्टेंट है फोकस या उद्देश्य या केंद्र बिंदु। दूसरा है उसका सिंटेक्स यानी उसकी संरचना।
तीसरा है उसका सपोर्ट सिस्टम, सॉरी सोशल सिस्टम, सामाजिक प्रणाली। चौथा है प्रतिक्रिया के सिद्धांत। पांचवा है सहायक प्रणाली या सपोर्ट सिस्टम। और छठा है अभी हमने देखा था मॉडल के अनुप्रयोग, उसका यूज क्या है। और सातवां है कि उसका प्रभाव कैसा रहा है, डायरेक्ट है, अनुदेशनात्मक है, या इनडायरेक्ट या नर्चरेंट या पोषणात्मक है। तो ये तो इस वीडियो में हमने बात कर ली टीचिंग मॉडल क्या होता है, टीचिंग मॉडल के कौन कौन से अंग होते हैं। अब इसमें सवाल कैसे बनते हैं, ये जो 7 सोपान है इनका क्रम भी पूछ लिया जाता है, और जरूरी है सातों आए, इनमें से कुछ को छोड़ कर भी क्रम पूछा जा सकता है कि इनका सही क्रम क्या होगा। एक तो क्रम पूछने का सवाल आता है, दूसरा इसमें यह आता है कि कौन सा जो सोपान है वो किस काम आता है। तो मिलान करने वाला सवाल भी आ सकता है, जैसे एक तरफ दे दिए शिक्षण के उद्देश्य, दूसरी तरफ दे दिया फोकस, एक तरफ इसके अंदर दे दिया उस शिक्षण का प्रभाव, दूसरी तरफ दे दिया निर्देशात्मक या पोषणात्मक प्रभाव। तो इस प्रकार से भी सवाल बनाए जा सकते हैं। अब अगले वीडियो से हम लोग शिक्षण प्रतिमानों के प्रकारों की चर्चा करेंगे, जिसके अंतर्गत हम आधुनिक शिक्षण प्रतिमान और ऐतिहासिक प्रतिमान और एक एक प्रतिमान की चर्चा करेंगे। यानी जो किताब में दिया है वो हम पूरा डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो अच्छा फीडबैक दीजिएगा, इससे एक प्रकार से पुनर्बलन तो मिलता ही है। तो बिल्कुल अच्छा लगा। धन्यवाद। जय हिंद।